DTA भागलपुर इज बैक अगेन। EVS के पेपर 1 20 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्त। पहला प्रश्न है, ठोस अवशिष्ट पदार्थ के निस्तारण के निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो किससे? भस्म करना, यानी कि इंसिनरेशन। आपने अभी देखा होगा मुद्दा वगैरह, जो भी पुआल होते हैं, गेहूं का फसल जैसे कट गया, उन पुआल को जला दिया जाता है। जो भी धान वगैरह की फसलें होती हैं, फसल को काट लिया बालियों को, और जो फसल बच गए, उनके पुआल वगैरह बच गए, उनको क्या करते हैं? भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। इससे जो है ना सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। भूमि की भराई, लैंडफिल, भूमि को भरने में भला प्रदूषण क्यों होगा? कंपोस्ट डालने में जो प्राकृतिक खाद होता है वैसे प्रदूषण थोड़े होगा। कृमि से खाद बनाने में ऐसा तो नहीं होगा। कृमियों से खाद बनाना ये तो पॉजिटिव है, वातावरण के अनुकूल है ना। विपरीत प्रतिकूल में क्या है? विपरीत आंसर, तो प्रदूषण जिससे फैलेगा 4 नंबर। वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, क्या है? दीर्घकाल से। अ प्लेस विच हैज एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड्स विल काउज डेथ ऑफ पीपल। तो स्थानांतरण होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, लोग पुनर्स्थापित क्या होते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं, उस जगह से दूसरे जगह जाना पड़ जाता है, इसे तो स्थानांतरण कहते हैं। देश से दूर हो जाना, देश के दूसरे देश में जाके, तो ऐसा नहीं होगा पुनः स्थापन नहीं जी, रिहैबिलिटेशन। ये तो पहले स्थानांतरण होता है तब तो फिर ना पुनर्स्थापन करते हैं आप। पुनर्वास, तो वही बातें हैं, पहले स्थानांतरण होता है ना। बाढ़ आ गया तो स्थानीय लोग में डैश का कारण हो गया, किसका कारण हो गया? स्थानांतरण का कारण बन जाता है। 2 नंबर उत्तर आपके 5 क्लास की एनसीईआरटी में दिया भी गया है। टेपियोका, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? लीजिए, कप्पा नाम है जी। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? कप्पा नाम है। अन्य अन्य राज्यों में अन्य अन्य नाम से बोला जाता है इसे। हांगकांग, तो लिंगहुफेन, सांपों का पकवान ना जी। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम में आती है? मीट वगैरह को काटने और खाने। हुक जैसी चोंच जो होती है, हुकनुमा, हुक्ड बीक, है ना, तो वो क्या? चोंच को, मीट को काटने में और खाने के काम में आती है। सीधी और पतली चोंच, पतली सुई जैसी है, तो टेलर बर्ड के बारे में बोल रहा है। तिकोना आकार का चोंच, सीधी पतली नहीं होगा जी। तीसरा, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। फास्ट फूड, तो डोसा क्या होता है? शीघ्रता से बन जाता है। शीघ्रता से कौन सा बन जाता है? अंडे का सैंडविच टाइम लगेगा, कस्टर्ड में, भेलपूरी में टाइम लगेगा। तीसरा उत्तर हो जाएगा डोसा। डोसा वगैरह जानते हैं ना आप? इडली, डोसा, हाँ जी, सांभर वगैरह डाला जाता है। अच्छा जी, डोसा जो होता है ना वो तेज़ी से बन जाता है। पटचित्रकला, लीजिए, पट्टा चित्रकारी वगैरह, पट चित्रकारी, ये सब उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा, बालासोर है ना जी, तो उड़ीसा वर्षा वाला इलाका। और यहीं पे आपका क्या है? उड़ीसा में ही, मतलब यहाँ के लोग सर्वाधिक जो है धान की उपज करते हैं, लेकिन फिर भी चावल की इतनी उपज होने के बावजूद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। तो उड़ीसा, और उड़ीसा में है जी क्या? कालाहांडी। क्या है? कालाहांडी जिला जो है, कालाहांडी, सर्वाधिक चावल वहाँ पर होता है ना उड़ीसा की यदि बात करें। वैसे तो पश्चिम बंगाल वगैरह होता है, लेकिन उड़ीसा का कालाहांडी जिला, यहाँ से चावल निर्यात भी होता है, लेकिन फिर भी इतनी पैदावार होने के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। 6 to 8 में भी पूछा गया कालाहांडी कहाँ है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में ही ना सूर्य मंदिर कोणार्क है, कोणार्क। अच्छा, उड़ीसा में ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वही पुरी जगन्नाथ, पुरी मंदिर है ना जी, जगन्नाथ। चलिए, उड़ीसा यहाँ उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, महामारी के दौरान चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर, लीजिए, विटामिन सी क्या नींबू में पाया जाता है ना, नींबू, आंवला, संतरा वगैरह होता है ना, तो 68 का यहाँ पर हमारा 4 होगा उत्तर। आप देखिए, ब्रोकाली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा तो आपका आएगा ही, लेकिन सर्वाधिक नींबू में पाया जाता है। नींबू आपके 3 और 4 में है। अब दूध है, तो दूध में भला क्यों? खट्टा पदार्थ होगा ना, तो ब्रोकोली जो होता है, ब्रोकोली वही हरा हरा जो आप देखते होंगे फ्लावर, वो गोभी, हाँ, हरा हरा गोभी जो होता है वो ब्रोकोली होता है, ब्रोकोली। स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली, नींबू, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।
स्ट्रॉबेरी, ब्रोकोली, ब्रोकोली और नींबू, है ना दोस्त। तो आपका 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट झूम खेती, लीजिए झूम खेती आ गया, तो झूम खेती मारिए मिजोरम। वही झूम खेती, स्थानांतरित खेती जो होता है, सबको चुनाव करके, यानी कि एक बांस का बर्तन होता है और बांस के बर्तन में लॉटरी निकाली जाती है, जिसको जितना खेती करना है, तो जिसका पहले बारी आएगा उस बांसनुमा जो बर्तन बना रहता है, डिज़ाइनदार आकृति वाला बर्तन, तो उसमें पर्ची वगैरह रहता है, पर्ची को निकालते हैं। तो जिस व्यक्ति का पहले लॉटरी आएगा, एक टीन में जितना भी बीज अटेगा, जिसको कि जितनी ज़मीन पर फैलाया जा सकता है, जितने ज़मीन पर फैलाया जा सकता है, वह एक टीन ज़मीन कहलाती है। अच्छा, बात करते हैं हम क्या, झूम खेती, स्थानांतरित खेती या दग्ध है, और दग्ध और भस्म खेती, माने स्लैश एंड बर्न खेती, माने यहाँ जो है पहाड़ी इलाका है ना जी, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, सीढ़ी नुमा खेती होती है, इसी को कहते हैं ना। तो एक बार में 2, 3, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के फसल वगैरह लगा देते हैं। सर्वाधिक यहाँ पर मक्का वगैरह उपजाया जाता है ना, मक्का वगैरह का सर्वाधिक उसमें फसल रहता है। और साथ ही साथ झूम खेती के बारे में और सुने, झूम खेती में काटते नहीं हैं जंगलों को, डायरेक्ट जला दिया जाता है, और जो राख वगैरह हो गए उसे खेतों पर फैला दिया जाता है। बीज कैसे डालते हैं, हल्का हल्का जो है ना कुड़ाई कर देते हैं, हल्का क्या, लकड़ी से थोड़ा हिला देते हैं, हल्का सा हिला दिया जाता है ना। और बड़े बड़े, अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम 2007, क्या है, वन संरक्षण अधिनियम, इसके तहत जो भी अगल बगल के जंगल हैं उसमें आग नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए बड़ा बड़ा जो बांस है, बड़ा जो भी बांस होगा उसे काट करके, लुढ़का करके जलाएंगे। बांस के संदर्भ में आप काटना ले लीजिएगा, अन्य संदर्भ में काटना नहीं लीजिएगा। यहाँ पर उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ केसेज में कंपोस्ट, हरी खाद यानी प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। ये मिजोरम हो जाएगा। फसल कटाई पर यहीं पर क्या होता है, लोक नृत्य होता है, उस लोक नृत्य को बैम्बू डांस या बांस नृत्य भी कहा जाता है, बैम्बू डांस। अच्छा, चेराओ नृत्य होता है यहाँ पर, चेराओ नृत्य जी, बांस सर्वाधिक उगते हैं ना, 7 सिस्टर्स के तहत आ जाता है। दक्षिण भारत में मनाए जाने फसल काटने वाले पर्व हैं, फसल काटने, दक्षिण भारत की बात हो रही है ना, फसल कटाई पर जो पर्व मनाया जाता है, ओणम, पोंगल, उगादी और शू। दक्षिण भारत एरिया में आप जानते हैं, तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है, ओणम कहाँ का है पर्व, हाँ जी बताइए, कमेंट्स कीजिए जी। बिल्कुल, ओणम केरल और पोंगल तमिलनाडु, है ना। उगादी कर्नाटक में मनाया जाता है, उगादी कहाँ पर, कर्नाटक में। ये यहाँ पे ना ये बिहू होगा, ठीक है, और बिहू असम से संबंधित है, बिहू, ये यहाँ पे बिहू होना चाहिए। बिहू लोक नृत्य किससे संबंधित है, असम से है, ठीक है जी साहब। वीडियो को थोड़ा बैक करके याद कर लें इसे कृपया। तीसरा उत्तर, नेक्स्ट, वर्ली जनजाति, वर्ली आर्ट, वर्ली कला वगैरह, वर्ली पेंटिंग वगैरह, ये सब किससे संबंधित है, यह सब जो है काऊ डंग आर्ट जो कि बनती है, वर्ली जो है किससे, गाय के गोबर और मिट्टी वगैरह से बनती है। और वर्ली लोक नृत्य कहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र में जगह भी है वर्ली, और महाराष्ट्र से संबंधित है वर्ली लोक नृत्य। वर्ली वगैरह आर्ट, वर्ली जनजाति भी होती है, वर्ली कला होती है, इसमें गाय के गोबर का, मिट्टी आदि का प्रयोग करते हैं। हमारा उत्तर 3rd नंबर हो जाएगा, है ना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्य के समूह से कर्क रेखा से गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ट्रिक से याद करें। मित्र मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, कौन सा नहीं है मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, हाँ, इस आधार पर चलेंगे तो आपका जो है कर्क रेखा से छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड ये सब गुजरती है। मित्र पर गमछा, ग से गुजरात, म से मिजोरम वगैरह, छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ गया ना, झ से झारखंड और ग से गुजरात तो हो ही चुका है। तो कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन से गुजरती है। हमारा उत्तर 2nd होगा। नेक्स्ट, अजय भोपाल में है, कहाँ है, MP मध्य प्रदेश ना जी। ये देखिए भारत का नक्शा कितना बढ़िया बना है ना,
डरा जाइएगा, अच्छे से नहीं देखना है। देखिए यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में है, उसे गैंगटॉक, गैंगटॉक कहाँ है जी? सिलीगुड़ी, वो अरे गैंगटॉक कहाँ है जी? सिक्किम में है ना गैंगटॉक, सिक्किम जाना है कहने का मतलब है। गैंगटॉक वगैरह, पुदुचेरी जाना है, पांडिचेरी जाना है, तो गैंगटॉक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक, अजय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश भोपाल, वहाँ से गैंगटॉक, गैंगटॉक भेज दीजिए। सिक्किम, तो सिक्किम आप देखिएगा ये उत्तर और ये क्या है? पूरब, तो बीचों बीच क्या पड़ेगा? उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब, ये उत्तर पूरब। अच्छा, अब उत्तर पूरब गया, फिर उसके बाद जाना है पुदुचेरी, पांडिचेरी जाना है, तो पांडिचेरी पुदुचेरी यहाँ पे है ना जी। हाँ, यहाँ से आप जा रहे हैं पांडिचेरी, अच्छा पुदुचेरी तो यहाँ पे है ना जी, पांडिचेरी, ये पश्चिम वाला इलाका और ये दक्षिण वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक कैसे दक्षिण पश्चिम में जाएगा, दक्षिण पश्चिम अर्थात दक्षिण पश्चिम। अरे पांडिचेरी पुदुचेरी देखिएगा चर गो है, मेन वाला पांडिचेरी इधर है, पुदुचेरी पांडिचेरी वही तमिलनाडु वगैरह जो है उसके पास में है, तो यहाँ से जाएगा इधर, अर्थात दोस्त बात इतनी सी है, फिर से समझे, कंफ्यूज हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से गए गंगटोक, तो गंगटोक ये क्या? उत्तर पूरब, और यहाँ से फिर आना है हमें इधर, ये क्या? दक्षिण, और ये पूरब वाला स्थिति तो दक्षिण पूरब, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? 3 नंबर। हमने जो मानचित्र दिया है मैप नक्शा वाला उसको देखें ध्यानपूर्वक, हाँ जी, उसमें बेहतर ढंग से जो है बताया गया है और आपको क्लास में याद भी करवाया गया है। चलिए तीसरा उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट, एकदम में पूरा जनरल नॉलेज यादें करवा देगा ना। छोटा प्रवासी, हाँ क्या है? माइग्रेटरी, माने कि समय समय पर आने वाला पक्षी, जो उत्तरी ध्रुव है ना, और नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव, वही एमंडसन ने की थी खोज जो है ना जी, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, आप जानते हैं ना। चलिए, तो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत में आता है, तो उसे स्टिंट कहते हैं, यानी लिटिल स्टिंट बर्ड है वो। कौन सा पक्षी है? छोटी जलरंक, लिटिल स्टिंट, हाँ जी, याद करने वाली फैक्ट है, तो 4 नंबर उत्तर होगा। रेनी, अच्छा रॉनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई, उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ यानी कि पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए? तो अब देखिए उत्तम है, तो आप पनीर को कैसे सुरक्षित रखिएगा? निर्वात में हवा नहीं जाना चाहिए, निर्वात पैकिंग करके, वैक्यूम पैकेजिंग होगा ना उत्तर, निर्वात। आपने देखा होगा दोस्त, पनीर वगैरह जो सुधा डेयरी में मिलता है वो क्या है? निर्वात, माने वात माने हवा, हवा जिसमें न हो वो हो निर्वात। हाँ, वैक्यूम किस चीज़ का? एयर का। एयर को क्या कर देते हैं? निर्वात करते हैं। तो पैकिंग कैसे करेंगे? वैक्यूम यानी निर्वात पैकिंग। डिब्बा बंद नहीं, निर्जलीकरण माने पानी को सुखा देना, लवणन माने नमक देना, जैसे अचार में दे देते हैं, तो ऐसी बातें नहीं होंगी। 4 नंबर हमारा उत्तर होगा। प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? प्रिजर्व कैसे करेंगे? तो निर्वात पैकिंग करके। आइए अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का शिक्षण कैसे करेगी? देखिए विद्यार्थी कैसा है? दृष्टिबाधित है, देखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, है ना जी दोस्त। तो आवाज़ में संदेश साझा करके, तो देखने में प्रॉब्लम है तो आवाज़ सीडी प्लेयर का यूज करवाया जाता है, बच्चे को श्रवण वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करवाइए। 1 नंबर तो सही है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या यानी मौखिक रूप में, ऑरली बेहतरीन है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, अब सहपाठी व्याख्या कर रहा है, उसका दोस्त व्याख्या कर रहा है, तो यह भी तो बहुत अच्छी बात है, व्याख्या मुँह से ना करेंगे। ठोस अनुभव का उपयोग, अब देखिए ठोस अनुभव, ठोस वस्तु जो भी हैं उसको अनुभव कैसे करवाइएगा? आप दिखलाइएगा ना, और बच्चे यहाँ देखने के लायक उपयुक्त नहीं है, तो ABC हमारा केवल उत्तर होगा, 1 विल बी द राइट आंसर। बच्चा दृष्टिबाधित है ना दोस्त, विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है, तो सोच के देखें, 1 नंबर उत्तर होगा। श्रवण बाधित, लीजिए अब सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चा कैसा? माने हियरिंग इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है। तो टीचर मॉडिफायर ऑनलाइन टीचिंग, तो बच्चे को कैसे जो है ना ऑनलाइन टीचिंग देगी? तो देखें, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर के। क्या विशेष शिक्षक? माने जो श्रवण बाधित बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, विशेष शिक्षक यहाँ सही होगा। आपको मैंने क्या बताया? समावेशी कक्षा में
सबके लिए समान नियम, लेकिन जो दिव्यांग हों, जो स्पेशल चाइल्ड हों, उनके लिए विशेष ज़रूरतों का पालन करवाइए, साम्यता, इक्विटी का पालन करवाइए, विशेष ज़रूरतों को पूरा कीजिए। तो विशेष टीचर स्पेशली वो बने ही हैं, स्पेशलिस्ट ही हैं, किसको? श्रवण बाधित को पढ़ाने के लिए। आप ऐसा ना सोचिएगा कि विशेष कक्षा, विशेष ट्यूशन, सर आपने बोला नहीं लिया जाता है। यहाँ सोच के तो देखें, एक ही प्रकार की कक्षा है, उसमें विशेष शिक्षक लगा दिया गया, उससे मदद लिया गया, केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, केवल ऑफलाइन कक्षा है ना प्रबंध करके। श्रवण में प्रॉब्लम है ना, आप बताइए, ऑनलाइन कक्षा में बच्चा देख तो पाएगा लेकिन सुन ही नहीं पाएगा, आपकी एक्टिविटी को देख सकता है, तो ऑफलाइन कक्षा करवाइए ना बच्चे को। बच्चा आपके नज़दीक है, कोई दिक्कत होगी तो वह आपसे संप्रेषण भी कर पाएगा, इशारों ही इशारों में बोल करके भी। क्योंकि सुनने में बच्चे को प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन कक्षा कैसे भला? बी भी सही है। उपशीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी किट जो होता है, पीपीटी किट, उसके माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। डी नंबर, अधिक दृश्यों का उपाय, बिल्कुल यह भी सही है। 3 विल बी द राइट आंसर, ए बी सी डी। क्या? केवल उसके लिए ऑफलाइन कक्षा। तीसरा, उपशीर्षक, समझे कि नहीं? उपशीर्षक माने सब टाइटल होता है और इंस्टेंट कैप्शंस इन हर वीडियोज एंड पीपीटीज, यानी वीडियो में इशारों ही इशारों में समझाने वाली बातों का भी प्रयोग होना चाहिए। शीर्षक का जो निचोड़ है, जो उससे निकले गए उपथीम हैं, उपशीर्षक हैं, उनका प्रयोग करवाना। और पीपीटी का कंप्यूटर के संदर्भ में यदि बात करें तो पावर पॉइंट स्लाइड शो होता है ना, माने ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल, इन तीनों चीज़ का प्रयोग करवाना तो बच्चों को मदद करेगा ना वेल रूप से। मैंने प्रेजेंट करेंगे जब किसी भी चैप्टर को ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल हर माध्यम से, तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर वैसे चित्रों को उकेड़ेंगे तो बच्चों को मदद होगी। जैसे पीपीटी मतलब क्या होता है ना, इस प्रकार का इफेक्टिव दृश्यात्मक गतिविधि होता है। जैसे बीएस ब्लूम को इस प्रकार स्लाइड के माध्यम से हमने उकेड़ दिया, क्या देख सकता है ना बच्चा। तो पीपीटी प्रेजेंट ऐसे करना, प्रेजेंटेशन, कि बच्चे को चित्र वगैरह के माध्यम से उभरे हुए मिलेंगे। यही तो पीपीटी प्रयोग करते हैं पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में, बच्चों को बेहतर ढंग से माइक्रोसॉफ्ट आदि से जोड़ते हुए, कंप्यूटरीकृत करते हुए बच्चों को सिखा देना। चलिए जी, चारों उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करते हैं। तो किस चीज़ का उपयोग करेंगे? तो स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। क्या होगा? स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट टूल्स का प्रयोग करना। और स्व लग गया, हो गया ना लर्निंग बाय डूइंग। रचनात्मक के साथ योगात्मक, तो योगात्मक समेटिव नहीं लेना है ना, योगात्मक। अब रचनात्मक आकलन उपकरण, तो स्व आकलन रचनात्मक तो अधिगम के लिए आकलन भी होता है, ड्यूरिंग और पूर्व की बातें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा असेसमेंट होता है? सेल्फ असेसमेंट है ना, असेसमेंट एज लर्निंग, अर्थात अधिगम के रूप में आकलन, के रूप में आकलन, जहाँ बच्चा खुद से निर्णय लेगा, तर्क वितर्क एनालिसिस करेगा, रचनाशीलता भी आएगी, सृजनात्मकता, कल्पना पढ़कता, चिंतन आदि के मूल्यों का, गुणों का विकास होगा। आ गया ना ऑन वाला असेसमेंट, सेल्फ वाला यानी स्व आकलन। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक ईवीएस, ठीक है जी। सबसे अच्छा तो हमारा अंकुरन क्या पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है टीचर को जर्मिनेशन, अंकुरन को समझाने के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। कौन सा उपयुक्त होगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। अब देखिए, चार्ट तैयार करना, गमले में लगाना बीज को, मूंग से अंकुर के निकलते हुए जब देखेगा तो अवलोकन कौशल, मूर्त दुनिया से जुड़ा हुआ, लर्निंग बाय डूइंग, सारा चीज़ तो मिल रहा है 3 नंबर में। वीडियो क्लिप देखना, अरे भाई करके सिखाइए, हस्तपरक गतिविधि, क्रियाकलाप, एक्टिविटी से जोड़िए ना, 3 नंबर उत्तर होगा। और जब बच्चा अवलोकन करेगा, करते हुए देखेगा,
निकलते हुए देखेगा तो बच्चे में क्रिएटिविटी, बच्चे में कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान का निर्माण, संरचना, सृजनात्मकता आएगी कि नहीं? बिल्कुल आप कहेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। ठीक, उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े यानी रिकॉर्ड वगैरह किया, आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा। उसमें वे भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को घर में व्यस्त रखना, एकदम बिजी रखिए। यह बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की है। क्या बात है? छात्रों को उन पक्षी के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पे, मैंने जागरूक बनाइए जो लुप्त हो रहे हैं। बताइए, जो लुप्त हो रहा है तो वो पक्षी कभी आएगा क्या? नहीं ना आएगा। तो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे तो चिंतन कैसे करेंगे? पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदत के प्रति अवलोकन कौशल विकसित होना। यस, अवलोकन कौशल, अर्थात बच्चे चिंतन करेंगे, बच्चे में सृजनात्मकता आएगी, ज्ञान का निर्माण होगा। अवलोकन करना पहला चरण है, आगे चल के फिर चिंतन करना। तो हमारा तीसरा उत्तर होगा ना पॉजिटिव। जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति उसके मन में बैठाना, ऐसा लक्ष्य है क्या टीचर का? क्वेश्चन में देखिए तो अवलोकन करवाना। 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव विमर्श किया। विभिन्न संस्कृति बावजूद कुछ उत्सव आम है, पूरे देश में मनाए जाने वाले कौन सी कोशिश कर रही है? तो देखें, हमारे जीवन में उत्सव के मूल्य यानी उत्सव का महत्व क्या है, यह विकसित होगा। विभिन्न संस्कृतियों में एकता यानी उत्सव जो भी त्यौहार होते हैं तो सबको एक बंधन में पिरोए रखते हैं ना। ईद मनाया तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, दिवाली सब एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक साथ होलिहारी करते हैं, छठ पूजा एक साथ सभी साथ में मिलजुल करके, सौहार्दता आती है, एकता आती है, राष्ट्रीय गुणों का, सामाजिक गुणों का विकास होता है पर्व त्यौहार लोक नृत्य से, है ना। दूसरा भी उत्तर, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या अवरोध नहीं होता है। तो उत्सव में क्या है ना, कोई अवरोध नहीं होता है। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। उत्सव वगैरह जो भी है वो तो हम लोग झगड़ा कर लेते हैं तब ना, लेकिन झगड़ा करना सिखाया गया है धर्म के अनुसार, उत्सव फेस्टिवल के अनुसार, त्यौहार के अनुसार। तो कोई अवरोध नहीं होता है। किताबी टर्म के आधार पर चलिएगा तो बिल्कुल नहीं होता है। उत्सव हमें शांति और आनंद वातावरण प्रदान करते हैं, बिल्कुल। ABCD उत्तर और आपका 1 नंबर उत्तर। कोई माने शांति और आनंद देते हैं, यही तो तीसरा नंबर भी बोल रहा है। कोई अवरोध नहीं होता है यानी शांति प्रदान करते हैं, तो 1 नंबर उत्तर होगा ना जी। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन, हाँ, तकनीक का शिक्षण दे रही है, तो उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सा तरकीब बेहतरीन होगा? तो अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घर में उपयोग होने वाले संरक्षण विधि का अवलोकन, मैंने बच्चे के घर में जो भी विधि प्रयोग होती है उसको अच्छे से अवलोकन करेगा, अड़ोस पड़ोस में अवलोकन करेगा, तो बच्चे में लर्निंग बाय डूइंग, साथ ही साथ उदाहरण के साथ नियम को जोड़ना, आगमन विधि की बातें दिमाग में आ रही हैं कि नहीं? इंडक्टिव मेथड, अरिस्टोटल अरस्तु की। अपने आप विभिन्न संरक्षण विधि के प्रतिरूप चार्ट बनाकर, अपने आप कैसे बनाएगा जब आप जान ही नहीं रहे? भोजन के उस नमूने का प्रदर्शन जिन्हें संरक्षित किया था, नमूने का प्रदर्शन कीजिए, एग्जीबिशन कीजिए। विभिन्न संरक्षण विधि का पावर पॉइंट यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से, क्या सबके घर में कंप्यूटर है? छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाना, इन सब से बढ़िया तो 4 नंबर होगा, यानी समावेशी कक्षा में वीडियो क्लिप सभी बच्चे बना लेंगे क्या? अरे कुछ बच्चे मंदबुद्धि, मानसिक रूप से विक्षिप्त, मानसिक रूप से अवग्रहास भी तो पाए जाएंगे, कमी वाले, इसीलिए नहीं होगा ना, 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक EVS में एक शिक्षिका NCERT पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है, हाँ, संसाधन का उपयोग कर सकती है। तो भारत का मानचित्र, मधुबनी जिला, चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक समझ रहे हैं? वर्कशीट भरने के लिए दिया जाता है, आंशिक रूप से उभड़ा हुआ रहता है, जैसे आंशिक रूप से उभड़ा है, इसको भरिए, कहीं है कार्यपत्रक, वर्कशीट, है ना। तो भारत का मानचित्र क्या, फुलवाड़ी, संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को चमोली घाटी का फुलवाड़ी दिखला सकते हैं, उत्तराखंड का, तो मानचित्र में ही ना दिखलाइएगा। मधुबनी चित्रकला में फूल वगैरह का प्रयोग होता है ना, तो यह इस माध्यम से भी आप दिखा सकते हैं। विभिन्न स्थानीय फूल, अपने अड़ोस पड़ोस का फूल वगैरह, कार्यपत्रक, वर्कशीट, मैंने फूल दिया गया है, ये फोटो, अब उसको भरिए रंग वगैरह, तो ABCD हमारा सारा उत्तर हो जाएगा। कक्षा 4 के विद्यार्थी को अनाधिकार शिकार, मैंने जो किया जा रहा है अनाधिकार शिकार, जानवरों को मारने वाली बातें, जहाँ प्रोहिबिशन है,
जहाँ रोक रुकावट है वहाँ फिर से कार्य कर रहे हैं। तो कौन सी विधि प्रभावकारी होगी, इफेक्टिव? तो वाद विवाद करना, डिबेट, समाचार पत्र की क्लिप दिखाना, बिल्कुल मूर्त दुनिया से जोड़ने वाली बातें, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना, 2 नंबर उत्तर होगा यहाँ पर। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थी को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका, बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, जहाँ पे स्टीरियोटाइप ना हो, भेदभाव न हो, पक्षपात न हो। तो सामाजिक मीडिया, मीडिया यानी कि मल्टीमीडिया, वही यूट्यूब चैनल आदि, समाचार वगैरह, इनसे भी अच्छा नुक्कड़ नाटक के मदद से बच्चों में व्याप्त कीजिए व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि। नुक्कड़ नाटक, जैसे एड्स पर नुक्कड़ नाटक बनता था ना जी, रोल प्ले, भूमिका निर्वाह, तो वही बातें तो बोली जा रही हैं। बच्चों को बेस्ट रूप से जोड़ेंगी और यहाँ पर बच्चे में क्रियात्मक गतिविधि विकसित हो जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग। पर्यावरण के उद्देश्यों, पर्यावरण अध्ययन के ईवीएस का जो उद्देश्य सफल बनाने के लिए पाठ्यचर्या यानी करिकुलम आधारित होना चाहिए। तो करिकुलम किस पर बेस्ड होना चाहिए, तो पर्यावरण डैश अधिगम, तो पर्यावरण अधिगम के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम पर आधारित होना चाहिए। आपका उत्तर जो होगा वह दूसरा होगा। नहीं समझे, के साथ के लिए आप फिलअप करके देखिए। तो लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, पहले बच्चों को परिवेश से जोड़िएगा, वातावरण यानी के बारे में, के विषय में बताइएगा। तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे तो लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट, बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया, अब उसके द्वारा पढ़ाइए। और लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, तो के लिए, किसके लिए, अधिगम वातावरण है ना, तो पर्यावरण के लिए अधिगम करवाइए। दूसरा विकल्प आपका उत्तर बेस्ट वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अध्यापक ने अपनी कक्षा को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। गुलाब के पौधे, तो छात्र में जिज्ञासा होगी ना, है ना। प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल भी विकसित होगा। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, माने वंडर एट ब्यूटी नेचर, माने आश्चर्य से आश्चर्यचकित हो जाओ, ऐसा सारे बच्चे कर पाएंगे, होगा क्या। और यह लक्ष्य है क्या, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, आनंद लेने के लिए तो घर में भी जगह है। ए बी आपका ये दोनों उत्तर हो जाएगा। ट्रैफिक स्थल या चौराहा पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते, ठीक, तो तेल वगैरह पेट्रोल वगैरह खर्चा होता है ना, ईंधन वगैरह बंद नहीं करते हैं, हम चले हुए रहने दे देते हैं। तो शिक्षिका ने विषय से छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है, वायु और ध्वनि से जोड़ना चाहती है, वायु और ध्वनि प्रदूषण, तो आप जान रहे हैं ना, स्कूल बगल में है तो भी गाड़ी चलाए जा रहे हैं, हॉर्न दिए जा रहे हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में तो बच्चे में जागरूकता आएगी ना। अनवीकरणीय संसाधन का समझदारी से उपयोग करना, माने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसके बारे में बच्चों को जानकारी उत्पन्न होगी कि पेट्रोल डीजल आदि फिर से नहीं बनाया जा सकता है, और जिसे फिर से निर्माण न किया जा सके वही तो अनवीकरणीय है। तो बीवी होगा ना, प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग से बचने के लिए चर्चा करेगी शिक्षिका, तो सी भी डेवलप होगा। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, तो नियम नहीं बना रही है ना, यह भी बच्चों में डेवलप हो जाएगा। तो ए बी सी और डी चारों ऑप्शन। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करने स्थानीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, स्थानीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि, यस, क्रिएटिविटी आएगी। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला संस्कृति को सुरक्षित करना, बिल्कुल। स्थानीय विक्रेता की सराहना, टू गिव सपोर्ट टू लोकल वेंडर्स। अब बताएं, स्थानीय पदार्थ दिया गया है और लोकल जो घूम के जो भी वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे स्टेशनरी यानी दुकानदार होते हैं, वेंडर वगैरह होते हैं, तो यह भी तो तरीका पर्वों के दौरान। आप बताइए, दीपावली आ गया तो आपने देखा होगा तरह तरह का फूल माला, विश्वकर्मा, अच्छा लक्ष्मी माँ कुबेर जी की फ़ोटो वगैरह 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए लगा देता है वेंडर, उसके बाद वो वेंडर ख़त्म, मैंने दुकान उसकी ख़त्म। तो होगा ना सी नंबर भी, स्थानीय वस्तु, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, मैंने टू गिव सपोर्ट टू लोकल वेंडर्स।
या साझा करना कि ये वस्तुएं सस्ती होती है। कौन? घरों को, परिवार, उसका स्थानीय पदार्थ यानी अगल बगल के समूह से जोड़िए। और गत्ता से, बोड़ा से, चॉकलेट के पॉलीथीन से तरह तरह का डिज़ाइन तैयार किया जाता है ना, तो सस्ता होगा ना। 4 नंबर उत्तर। नेक्स्ट एंड लास्ट कहता है कि कौन सा से ज़्यादा पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। क्या? गुणात्मक। तो दृष्टांत, अभिलेख, अभिलेख दृष्टांत यानी कि खुद से सोचा गया, चिंतन किया गया, बच्चों में बढ़ावा देगा ना। एनेक्डोटल रिकॉर्ड गुण को निखारेगा, और एनेक्डोटल दृष्टांत या फिर घटना वृत्तांत या लिखित जो अभिलेख होता है। पेपर पेंसिल परीक्षण, कभी उत्तर मत लीजिए। पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल का मतलब लिखित परीक्षाएं, कार्यपत्रक, वर्कशीट वगैरह गुणात्मक रूप से में क्या बच्चे में मदद करेगा? कुछ हद तक करेगा, लेकिन सब में अफेक्टिव थोड़े होगा। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल देना, रेट देना, हाँ समझ रहे हैं? जांच सूची, रेटिंग स्केल, रेट वगैरह दे दिए, ये मेरा विश्वसनीय ग्राहक है, ये मेरा विश्वसनीय ग्राहक नहीं है। तो दृष्टांत, अभिलेख, एनेक्डोटल के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन में गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा करके हम लोग क्या कर सकते, वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर एनेक्डोटल होगा, 1 नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।